हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.6 के पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो ला रहा हूं। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में 3.6 एक्सरसाइज में क्या है, तो कुछ हमें ऐसे पेयर ऑफ वी विल डिस्कस सम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स विच आर नॉट लीनियर। कुछ ऐसे पेयर के बारे में हम लोग अब आज देखेंगे कि वो लीनियर नहीं है, एंड बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन वी विल कन्वर्ट टू सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एज अ लीनियर पेयर। ठीक है ना। तो हम लोग कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हुए उन पेयर्स को लीनियर जो है में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 2/x ये एग्जाम्पल है, 2/x है ना। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 17 है। एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें 2/x प्लस 3/y इज इक्वल 13 है। NCERT 5/x है ना माइनस 4/y इज इक्वल -2। तो ये जो पेयर आप देख रहे हो, ये पेयर लीनियर पेयर नहीं है। अब क्यों नहीं है लीनियर पेयर, ये आपको देखना है, सोचना है क्यों लीनियर पेयर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर पेयर होते हैं उनमें जो वेरिएबल्स होती हैं, लीनियर पेयर में जो वेरिएबल होते हैं उनमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर वो क्या होती है, 1 होती है, तभी तो लीनियर कहलाएंगे ना। तो जो वेरिएबल उसमें होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में, उसमें पावर उन वेरिएबल्स की 1 होती है। अब 2 वेरिएबल है तो उसमें उन दोनों ही वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। तो यहाँ आप जो देख रहे हो ये 2/x, अब अगर 2/x है, 2/x है, इसको आप क्या लिखोगे, 2 × x की पावर -1। और ये 3/y है, 3/y, तो इसको भी आप लिखोगे 3 × y की पावर -1। तो कहाँ यहाँ पर पावर यहाँ पर कोई भी 1 नहीं है, यानी कि पावर -1 है। और इस तरह से जो ये पेयर आप देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो वी विल वी विल कन्वर्ट सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय सम अजम्पशन, यानी हम लोग कुछ अजम्पशन करेंगे और फिर ये पेयर जो आप देख रहे हो ये पेयर जो है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या अजम्पशन करते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए। अजम्पशन करने के लिए जैसे 2/x है प्लस 3/y है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/x लिख सकते हैं, प्लस 3/y को 3 × 1/y लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3/y लिख सकते हैं इज इक्वल 13 लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 5 × 1/x है, माइनस 4 × 1/y लिख सकते हैं इज इक्वल -2 है। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, इस 1/x को और 1/y को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, तो लेट कर सकते हैं, लेट 1/x इज इक्वल, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। 1/x को u लेट कर सकते हो, है ना। 1/x को आप लिख सकते हो p लेट कर सकते हो, a कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप सपोज u कर लिया, तो अब 1/x को u लेट कर लिया और 1/y एंड 1/y को v लेट कर लिया। क्लियर। तो अब ध्यान दो, 1/x को जब u लेट कर लिया, 1/x को u लेट कर लिया तो ये 2u हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा प्लस 3v हो जाएगा इज इक्वल 13। बड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों को, कभी यहाँ पर आ जाता है x/2 है, ठीक है ना, x/2 है। तो इस तरह से यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पर तो एलसीएम लेकर के काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे 2/x है तो अब 1/x को u लेट कर लेते हैं। एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जैसे यहाँ 1/2x है, अब देखिए 1/2x है और ये था 2/x। अब ज़रा दोनों को देख लेते हैं। 1/2x है, इसमें भी इसे हम लोग लिखेंगे 1/2 × 1/x और इसे लिखेंगे 2 × 1/x। तो अगर 1/x को u लेट करेंगे, 1/x को u लेट करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये u/2 हो जाएगा। ध्यान दो,
1/x को अगर u लेट करेंगे तो ये 1/2u या u/2 आप हो जाएगा, क्योंकि 1/2u का मतलब आप नीचे u मत समझिएगा, u/2 हो जाएगा और ये जो होगा क्या होगा, ये 2u हो जाएगा। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें यहाँ लिख दी है, 1/2x है, ये 2/x है। तो इसे अगर हम 1/x को u अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये u/2 हो जाएगा, और 2 × 1/x है, यहाँ भी 1/x को अगर u करेंगे तो 2u हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो 1/x है, u लेट किया गया है, 1/y को v लेट किया गया है, और इस तरह से सेकेंड जो इक्वेशन होगा इसे फर्स्ट और सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, लेट किया तो 2u + 3v = 13 और आफ्टर दैट 5u - 4v = -2। अब देखिए क्या है, ये जो पेयर आपने देखे, ये पेयर में जो भी हम लोगों ने अलजेब्राइक मेथड पढ़ा, क्योंकि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तो छोड़ ही दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से तो उसमें तो बड़ा जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेप्स हम लोगों को करने होते थे। तो हमें अलजेब्राइक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड है, इन्हीं पर तो जो ये कोई जो पेयर है, इनमें हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है, इन पेयर्स को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों को सोल्यूशन फाइंड करना है, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, जिन मेथड्स को हम लोगों ने पढ़ा है, अलजेब्राइक मेथड पढ़े हैं, उन मेथड्स को ही हमें यहाँ यूज़ करना है। जो हम लोगों ने अब तक नॉलेज जो है गेन किया है ना, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो भी मेथड्स पढ़े हैं हम लोगों ने अलजेब्राइक मेथड्स को, उन्हीं को यहाँ पर यूज़ करना है। और ध्यान दीजिए, मैंने आपको हमेशा बताया, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन फाइंड करना इजी होता है, बट मोस्टली मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो एलिमिनेशन मेथड है, इसकी ग्रिप आप बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। एलिमिनेशन मेथड मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ढंग से अगर आपको प्रिपेयर है तो आप बहुत ही इंजॉय करते हैं सोल्यूशन फाइंड करने में, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हो। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ आप सुटेबल मेथड देख लीजिए, आप इक्वेशन को चेक करिए, इक्वेशन को चेक करने के बाद फिर डिसाइड करिए कि कौन सा मेथड से हमें जो है सोल्यूशन फाइंड करना ज़्यादा इजी रहेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है। देखिए इजी और टफ का मतलब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है ना, टाइम आसानी से जल्दी हो जाए तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या है, अगर हम u को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, u को अगर एलिमिनेट किया जाए तो यहाँ पर 5, क्योंकि आपको मालूम है सारी चीज़ बताई गई है कि u को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट सबसे पहले हमें देखना होगा, इक्वल करना सबसे पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर जो है 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह 10 का हो जाएगा। और अगर हमें v को एलिमिनेट करना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 हो जाएगा। तो जो भी मर्जी हो आप कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ मैंने इसको 3 और 4 कर दिया, क्योंकि बेसिकली इनके फॉर्म जो है चेंज हो चुके हैं। तो इसे मैं कर रहा हूँ, मैं u को ही एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? तो इस तरह से जो अब इक्वेशन आएंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, जो भी इक्वेशन आएंगे इनका कोई मतलब नहीं है, मैंने सारा ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो भी इक्वेशन आएंगे वो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, 5 2 10u हो जाएगा, 10u और प्लस 15v हो जाएगा, चेक करिए, एंड इज इक्वल 13 5 65, 13 5 65 एंड है ना, 10u प्लस 15v इज इक्वल 65 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको 5 और 6 करेंगे, और यहाँ पर 10u प्लस सॉरी माइनस होगा यहाँ पर ना, यहाँ माइनस होगा, मैं डस्टर हाथ में ही ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का 8v हो जाएगा। क्लियर? एंड इज इक्वल माइनस का 4, ये 6 इक्वेशन होगा। मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, चेक कर लीजिए, 5 2 10, 2 4 8 एंड -4 है ना, -2 मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दो, ये ऑन सब्ट्रैक्शन से माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया भाई, तो ये 15 और प्लस हो जाएगा तो 23b हो जाएगा, है ना, 15 प्लस 15b प्लस 8b 23b हो जाएगा। इज इक्वल, ये चेक करो यहाँ पर 69 हो रहा है और b इज इक्वल हो जाएगा 69/23, और 23 3 जा होता है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ गई 3। तो पुट v है ना इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2u, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2u प्लस 3v इज इक्वल 13 है, तो 2u प्लस 3 × 3 इज इक्वल 13, तो स्पेस
थोड़ा सा कम होने की वजह से यहीं पर मैं लिख देता हूँ 13 हो जाएगा। 2u + 9 = 13, तो 2u हो जाएगा 13 - 9, ये 9 उधर चला गया तो ये हो जाएगा 4। और इस तरह से क्या मैंने लिख दिया भाई, 2u 13 - 9 और = 4 हो जाएगा। 2u 13 - 9 = 4 और ये क्या हो जाएगा, u की वैल्यू जो आएगी 4/2 आएगी = 2। इस तरह से जो u की वैल्यू आई वो u की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 3, ठीक है ना, v की वैल्यू 3 है। लेकिन हम लोगों का जो टारगेट है वो वेरिएबल x और y, जो क्वेश्चन में जो ओरिजिनल हम लोगों का पेयर गिवन था वो x और y वेरिएबल में है, तो हमें उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू देना है, ठीक है। तो हमें u और v तो हम लोगों का एक तरह से क्या देखा जाए, एक ये स्टेप है, यहाँ तक हम लोग पहुँचना था, फिर इसके बाद में हमें फाइनल जो वैल्यू देनी है x और y की। तो देखो u क्या किया था हम लोगों ने, u हम लोगों ने अज्यूम किया था 1/x, चेक कर लिए u हम लोगों को 1/x, तो यहाँ पर 1/x = 2 है और 1/x = 2 है तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या आप ये भी सोचिए किसी भी रेसिप्रोकल की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। v 1/y अज्यूम किया गया था = 3 और आप जैसे भी चाहो y की वैल्यू 1/3। इस तरह से ये आंसर आपके आ गए। अच्छा, अब अगर हमें चेक करना है कि ये वैल्यूज़ हम लोगों की सही, सोल्यूशन सही आई है कि नहीं आई है, तो आप इसी ओरिजिनल इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल सही आ जाएगा। 2/x है, x के प्लेस पर आप 1/2 रखोगे तो 4 हो जाएगा और 3/y, y के प्लेस पर 1/3 रखेंगे तो रेसिप्रोकल क्योंकि यहाँ 3 ही होगा 9 और इस तरह से 4 + 9 13 हो जाएगा। और 5 1/2, x के प्लेस पर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 जंप हो करके यहाँ पर 5 × 2 आ जाएगा 10 एंड -4/y, तो यहाँ पर 1/y की जगह 1/3 रखेंगे, है ना, तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आया था 1/10 और -12 -2, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। और आप इस तरह से चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो जो भी आपने सोल्यूशन फाइंड किया है। कभी कभी डाउट होता है कि जो मैंने सोल्यूशन फाइंड किया है वो सही है कि नहीं सही है, तो आप जो है वेरीफाई करके रफ में देख सकते हो। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा गया है फॉर वेरिफिकेशन आल्सो, तो आपको फिर वेरिफिकेशन में दिखाना। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट इट ऑल। और अब मैं अब करने जा रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 मैंने लिया हुआ है, पहले 17 एग्जाम्पल मैंने कराया और अब 18 एग्जाम्पल है। ये भी जो पेयर आप देख रहे हो, ये जो पेयर है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है और हमें इस पेयर को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ अज्यूम करके, कुछ सुटेबल अज्यूमिंग हम लोग करेंगे। सो लेट अस अज्यूम 1/x - 1। कुछ बच्चे कहते हैं 1/x को कर लेते हैं, मतलब उटपटांग उनके दिमाग में। देखिए कुछ आपको तो एक दिमाग में एक अच्छी जो है थिंकिंग लानी ही पड़ेगी। अच्छी थिंकिंग स्किल जब आप सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे, इंट्रोडक्शन देखोगे, तो आपके अंदर एक अच्छी जो है थिंकिंग स्किल डेवलप होगी। तो यहाँ पर हमें अज्यूम करेंगे, तो लेट अस अज्यूम लेट 1/x - 1, 1/x - 1 को अब p लेट किया मैंने, ठीक है, एंड 1/y - 2 को q लेट कर लिया। एंड वी कैन राइट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज 5 × 1/x - 1। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर सॉल्व करना हो तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे सॉल्व तो करने के साथ साथ मुझे आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है, और एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जिससे कि आपको समझ में आए। ये मेरा मेन टारगेट है, रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कैसे ऐसा अजम्पशंस या एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया जाए जिससे कि आपको मैक्सिमम एब्जॉर्ब आप कर सको। तो यहाँ पर 1/x - 1 को p अज्यूम किया है मैंने और 1/y - 2 को q अज्यूम किया है, और मैंने यहाँ ब्रैकेट्स भी लगाए हुए हैं। इन्हीं को अज्यूमिंग भी यहाँ पर ये आपने किया है, देखा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप a, b, p, q, u, v कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये अब
ये तो अभी ओरिजिनल ही इक्वेशन है, जब अज्यूम कर लेंगे तो फिर हम लोग, अभी इसको कर रहा हूँ मैं 1 और 2, ये लेट लिया, ये 1 और 2। अब नाउ आफ्टर अज्यूमिंग इक्वेशन विल बी 5p प्लस q हो जाएगा, 1q दैट इज q इज इक्वल टू, और इसको मैंने थर्ड किया, एंड 6p माइनस 3q इज इक्वल 1 हो जाएगा। चेक करो, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। तो 5p प्लस q इज इक्वल टू एंड 6p माइनस 3q इज इक्वल 1। ध्यान दो, इसे भी आप सब्स्टिट्यूशन से मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। मैंने जैसे बताया आपको, एलिमिनेशन मेथड को आप स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर हमारे पास में जैसे यहाँ पर आप कोई भी कोफिशिएंट ऐसा नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, क्योंकि जब हमारे पास में कोफिशिएंट होते हैं तो वो फ्रैक्शन में आता है, और फिर उसके बाद में हम लोग अनदर इक्वेशन पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। q इज इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 5p। चलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करता हूँ ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि हाँ सर सब्स्टिट्यूशन मेथड को नहीं लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है ना, q इज इक्वल क्या हो जाएगा, q इज इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 5p। चेक करो, मैंने यहाँ सुटेबल इक्वेशन जो लिया है वो थर्ड इक्वेशन लिया है, और इस थर्ड इक्वेशन में q वेरिएबल की वैल्यू फाइंड किया है। और वो q वेरिएबल की वैल्यू क्यों फाइंड किया है, वो एक सुटेबल वैल्यू मैंने इसलिए पाई है क्योंकि अगर मैं p को फाइंड करता तो 5p इज इक्वल हो जाता 2 माइनस q, और फिर p की वैल्यू जो आती है वो 2 माइनस q अपॉन 5, और वो फिर सुटेबल नहीं होता हम लोगों के लिए, कैलकुलेशन में उतना इजी नहीं होता जैसा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। q इज इक्वल मैंने यहाँ लिया 2 माइनस 5p। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q, और आपको मालूम होगा कि इस q की वैल्यू को आप थर्ड में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू q की फाइंड आउट किया है वो थर्ड इक्वेशन से मैंने फाइंड आउट किया है। तो पुट द वैल्यू ऑफ q, इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना, इन इक्वेशन 4। सो फोर्थ इक्वेशन मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 6p माइनस 3q इज इक्वल 1 है फोर्थ इक्वेशन, और यहाँ पर q की जो वैल्यू है आप देख रहे हो 2 माइनस 5p है। तो 6p माइनस 3q के प्लेस पर 2 माइनस 5p इज इक्वल 1। तो ये हो जाएगा 6p माइनस 6 प्लस 15p। चेक करिए, 6p माइनस 6 और प्लस 15p हो जाएगा इज इक्वल 1। तो ये हो जाएगा 6p और 15p हो जाएगा 21p इज इक्वल 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा ना, 1 प्लस 6 और p इज इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 21, इट गिव्स 1 अपॉन 3। तो ये p की वैल्यू आई है, और जब p की वैल्यू आ चुकी है तो इस p की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो q की वैल्यू आ जाएगी। देन पुट p, और इसे भी मैंने हमेशा जो है इसमें नंबरिंग किया है, इसको 5 दे देता हूँ, और जब इसे 5 दूंगा, इसे जब मैं 5 दूंगा तो फिर ये जो है मैं लिखूँगा पुट p इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबरिंग बढ़ती जा रही है। इस p की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया क्यूब में। आप किस में रख सकते थे, इसमें भी रख सकते थे, है ना, थर्ड में भी रख सकते थे। मैंने यहाँ पर इक्वेशन 5 में पुट किया। इक्वेशन 5 क्या है, q इज इक्वल 2 माइनस 5p है। चेक करो, q इज इक्वल 2 माइनस 5p है, तो q इज इक्वल 2 माइनस 5p 1/3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5/3, और 3 2 जा 6 माइनस 5 1/3। चेक करो, q की जो वैल्यू है वो 1/3, और ध्यान दो p की वैल्यू 1/3 और q की वैल्यू, दोनों की ही वैल्यू 1/3 आ चुकी है। अब देखिए, जो अज्यूमिंग किया गया था उसके अकॉर्डिंग p 1/x-1 एंड q की वैल्यू 1/1-2। तो जब अज्यूमिंग यहाँ की वैल्यू हम जो रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/x-1 इज इक्वल 1/3, 1/x-1 इज इक्वल 1/3, एंड q की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1/y-2 है, 1/y-2 है ना,
इज इक्वल 1/3। तो ये आ गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर थर्ड जो है पार्ट यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दो, x माइनस 1 इज इक्वल 3 हो जाएगा। मैंने क्रॉस किया है और कुछ नहीं किया भाई। x माइनस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जब x माइनस 1 इज इक्वल 3 हो जाएगा, है ना, x माइनस 1 इज इक्वल 3, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड y माइनस 2 एंड y माइनस 2, क्रॉस यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, y माइनस 2 इज इक्वल 3, तो y की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। तो इस तरह से x की जो वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 5 आई। अगर आप चाहो तो इसे आप वेरीफाई कर सकते हो जो भी ओरिजिनल इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा, x की वैल्यू 4 रखूँगा तो 5/4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5/3 और 1/y माइनस 2, तो 5 माइनस 2। इस तरह से आप वेरीफाई करके चेक कर लेना। मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चंस, मुझे अपने कैलकुलेशन पर फेथ है और मैं अपने कैलकुलेशन, लेकिन कभी न कभी तो ये डाउट होता है कि मेरा सही है कि नहीं है। तो आप इसको रफ में करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर पूछा जैसे मैंने बताया कि तो आप उसको दिखा भी, सब तो आपको दिखाना ही होगा। तो मैं अब करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोट वाला, है ना, एग्जाम्पल नंबर 19। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट डाउन। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो हम लोगों को स्ट्रीम की स्पीड एंड बोट की स्पीड फाइंड करना है इन स्टिल वाटर। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो कैसे आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए नदी है, पानी का फ्लो कर रहा है ना, तो ये जिस समय क्या है, जैसे मान लीजिए नाव है ना, नाव है ना। अब नाव कभी ऐसा होता है कि फ्लो की डायरेक्शन पर जा रही है, यानी कि बहाव इधर की ओर है, इधर की ओर बहाव है। तो जो नाव है, आप देख रहे होगे सर नाव कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है। तो स्पीड ऑफ द बोट है, जिस समय फ्लो का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पर है, तो नाव जो है बहुत ही तेज़, बहुत, क्योंकि नाव की अपनी स्पीड, और क्योंकि उसको रो करने वाला भी तो है ना, सेलर, तो नाव की स्पीड और जो पानी की जो स्पीड है वो एक ही डायरेक्शन पर जब है, तो नेचुरल है कि जो बहुत तेज़ चलेगी, ठीक है ना। नाव की स्पीड उस डायरेक्शन में बहुत तेज़ चलेगी, मूवमेंट होगा जिस डायरेक्शन पर पानी का भी बहाव है, ठीक है ना। और अगर नाव जो है, अब फ्लो तो इधर की ओर है, पानी का जो फ्लो है वो इधर की ओर जा रहा है, और अगर पानी का फ्लो अब अपोजिट डायरेक्शन पर है ना, अपोजिट डायरेक्शन पर है, और जो नाव है वो आपको अपोजिट ले जाना है, ठीक है ना, अपोजिट ले जाना है, यानी कि ऐसे जा रही है नाव, तो फिर क्या होगा, जो नाव की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, नाव की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो हमें इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं आप देख रहे होंगे, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है, एंड अप स्ट्रीम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम डायरेक्शन। तो डाउन स्ट्रीम जो डायरेक्शन है ये फ्लो की डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है, डायरेक्शन है ना, इन द फ्लो, या मूवमेंट है ना, डायरेक्शन इन द फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन पर जो है मूवमेंट है ना, मूवमेंट इन डायरेक्शन, थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं बन पा रहा है, मूवमेंट ऑफ द फ्लो इन द movement of the boat in flow direction, या in the direction of the flow, movement of the boat in direction of the flow, ठीक है ना, movement of the boat in direction, सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है यार, movement of the boat in flow direction,
यानी कि जो बोट का मूवमेंट है वो फ्लो की डायरेक्शन पर होना डाउन स्ट्रीम कहलाता है, और जस्ट अपोजिट मूवमेंट ऑफ द बोट इन अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। तो मूवमेंट ऑफ द बोट इन, है ना, इन opposite flow of the direction, opposite flow of the direction, ठीक है ना। यानी फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट और फ्लो की डायरेक्शन में ही मूवमेंट। तो अब आपको ये बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जब फ्लो की डायरेक्शन पर ही जो है नाव चलाई जाएगी तो बहुत ही तेज़ चलेगी। तो जो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो आपको ध्यान देना है, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन और अप स्ट्रीम डायरेक्शन। तो जो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर है इसमें हम अज्यूम क्या करेंगे, पहले आप ध्यान दीजिए। लेट, क्योंकि हमें पता क्या करना है, आप ज़रा देखिए, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जिसमें ठहरा पानी है, शांत पानी है। लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब समझ रहे हैं ना, फ्लो, है ना, धारा की दिशा जो है ना, तेज मतलब जो है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, कह सकते हो कि स्टिल के अपोजिट पोजीशन, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो हमें डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में क्या निकलना है, देन स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर पर स्पीड और जो स्ट्रीम की स्पीड है उन दोनों को प्लस करेंगे जब स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, दैट इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। एंड जब हमें डाउन स्ट्रीम के बाद अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर बोट की स्पीड फाइंड करनी होगी, तो इसे मैं हटा देता हूँ, जो है ना, जो मैंने यहाँ पर आर्ट बनाई है मैं इसको हटा रहा हूँ कि आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो इसे मैंने हटा दिया। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम में हो गया, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में से, स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में से हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को माइनस करना होगा। स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस करेंगे हम लोग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिल वाटर में तो नाव की स्पीड बहुत ही स्लो है ना, जिस समय ठहरा हुआ पानी उसमें नाव धीरे धीरे चल रही है, जब धीरे धीरे चल रही है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बहुत तेज़ चल रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 माइनस 10 यानी कि -5 हो जाएगा। तो -5 किलोमीटर जो पर आवर है, इसका मतलब है जो बोट है वो स्ट्रीम की ही डायरेक्शन पर, स्ट्रीम की ही डायरेक्शन पर क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगी। यानी जो बोट है ना वो स्ट्रीम की ही डायरेक्शन में, स्ट्रीम जो है बोट को अपनी तरफ जो है खींच ले जाएगी, वही माइनस। तो देखो क्या है ना, जो वेलोसिटी है माइनस वेलोसिटी का मतलब क्या है, माइनस जो वेलोसिटी हो जाती है इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है
पॉजिटिव वेलोसिटी क्या है, यानी कि जिधर की ओर जो है मूवमेंट हो रहा है, जिधर की ओर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, वो तो हो गया पॉजिटिव। और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होना ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ साइंस भी थोड़ी सी बताई। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। चेक करो भाई, क्योंकि मैंने जो अज्यूम किया हुआ है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर, ये मैंने अज्यूमिंग की थी। इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम को मैंने बताया कि दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि नाव की जो स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड दोनों, क्योंकि जब हम फ्लो की डायरेक्शन पर कभी स्विमिंग भी करते हैं, जब फ्लो की डायरेक्शन पर कभी हम स्विम करते हैं तो हमारी जो अपनी स्पीड है उस पर और जो है जो पानी की रफ्तार है वो दोनों ऐड हो जाती हैं, और उस एडिशन से जो हमारा जो स्विमिंग है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। हम बहुत जल्दी जो है अक्रॉस करते हैं रिवर को, किसी भी वाटर लेवल को नहीं, किसी भी पानी को जो है, किसी भी रिवर को, किसी भी पूल को जो है जल्दी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डाउन स्ट्रीम को मैंने बहुत ही क्लियर बता दिया कि जब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन होगा तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और जो अप स्ट्रीम डायरेक्शन होगा उसमें x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको बताया और ये कॉन्सेप्ट की चीज़ थी, और अभी मैंने क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है ये पॉज करना होगा और आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आता हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ थी। इस क्वेश्चन का जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन पर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब इसको आप करिए नोट, मैं आपको पॉज करके फिर इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट डाउन। तो ये अज्यूम मैंने आपको किया, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, एंड नाउ स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, दैट इज कि फ्लो की डायरेक्शन पर नाव चल रही है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन पर नाव जब मूव करेगी तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो है जो बोट है वो 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम, और कितना टाइम ले रही है, 10 आवर्स ले रही है। अब देखिए यहाँ पर जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, नहीं फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन पर जा रही है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, फ्लो की डायरेक्शन पर जा रही है। और इस तरह से दोनों की डायरेक्शन में आप देख रहे हो टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड भी है, अज्यूम किया है मैंने, और यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ है और टाइम भी कवर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो ध्यान दीजिए, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड का लगने वाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, और आप चाहो तो T1 T2 और या ना चाहो तो जैसा भी चाहो। अब 30 किलोमीटर कैसे जा रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है। मैंने आपको अप स्ट्रीम बताई, यहाँ स्पीड क्या है, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और टाइम कितना लग रहा है पता नहीं है भाई, तो लेट कर लेते हैं, T1 लेट कर लिया, लेट T1 टाइम लग रहा है, 10 आवर्स टाइम लग रहा है। कब, T1 आवर्स का टाइम लग रहा है जब बोट जा रही है 30 किलोमीटर केवल अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर, एंड यहाँ पर टाइम T2 लेट कर लेंगे जब बोट 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो डिस्टेंस 44 किलोमीटर है, और जो नाव जा रही है वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर जो स्पीड है ना, विद स्ट्रीम जो है वो क्या है, x प्लस वाई है, ये क्या है, टाइम है, तो आवर्स में लिख देता हूँ, यहाँ पर टाइम है ना तो आवर्स लिख देता हूँ, ठीक है। एंड अब देखो ये तो बात हो गई क्या, नाव की एक सिचुएशन बता दी गई कि भाई अप स्ट्रीम कितना जा रही है और डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है। तो आप इससे चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि करना तो आपको है ही, 44 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये T1 प्लस T2 हो जाएगा, x प्लस वाई है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, टोटल जो टाइम लग रहा है वो 10 आवर्स का लग रहा है। क्लियर। और अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और जो दूसरी सिचुएशन, दूसरी जो कंडीशन है वो 13 आवर्स का लग रहा है, 13 आवर्स का लग रहा है, और 13 आवर्स का क्या लग रहा है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। चेक करो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है, x माइनस वाई है, प्लस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। इस तरह से इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड ले लेते हैं,
और अब अज्यूमिंग सुटेबल हम लोग करेंगे, क्योंकि विदाउट अज्यूमिंग, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो आफ्टर अज्यूमिंग यहाँ पर करेंगे पी और क्यू लेट कर लेते हैं, है ना। लेट करेंगे, लेट पी इज इक्वल 1/x - y एंड q इज इक्वल 1/x + y। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन का जो फॉर्म हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 30p हो जाएगा, 30p हो जाएगा, क्योंकि 1 इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 30 × 1। और चेक करो, ये मैंने बना दिया ऐसे, आप एग्ज़ाम में मत बनाइएगा, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया है। 30 × 1/x - y 30p, और मैं नेक्स्ट अब नहीं बनाऊंगा, 44q हो जाएगा। चेक करो, इज इक्वल क्या है, 10 है। और इसे मैं अब दे रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, क्योंकि अज्यूमिंग करने के बाद इक्वेशन चेंज हो चुके हैं। 30p + 44q इज इक्वल 10 एंड 40p + 55q इज इक्वल हो जाएगा क्या, 13 हो जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा, 40p + 55q इज इक्वल 13। और अब इसमें हमें क्या करना होगा, देखो भाई, इसमें एलिमिनेशन कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। एलिमिनेशन कर लो, और चाहो तो रिड्यूस कर लो इसे, और चाहो तो ऐसे ही कर लो। क्या करो, 40 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 30 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, सीधे 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 40 का मल्टीप्लाई इंटू 40 और इंटू 30, है ना, इंटू 30 कर देता हूँ। क्लियर, 30 कर देता हूँ। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। चेक कर लो भाई, है ना, 40 का मल्टीप्लाई हो गया 1200p प्लस 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, है ना, और 0 भी तो लगाएंगे भाई, और q भी तो लगाएंगे। ये 1760q हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इक्वेशन चेंज कर दिया, 5 हो गया। चलिए, 30 का मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये भी 1200 हो जाएगा, ये भी 1200 हो जाएगा। चौक ख़त्म हो रही है ना, चौक। चलिए ले लेता हूँ 1200, 34 यहाँ भी p हो जाएगा प्लस, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 0 q, और 13 3 जा हो जाएगा 390, और ये 6 क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर बिल्कुल देख लीजिए मल्टीप्लाई सही हो गया है ना। और अब इसमें क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कैंसिल हो गया। तो 1760 है और 1650 है, तो क्या हो जाएगा 110। चेक कर लो, 1650 में से 50 और बचा, तो 1700 हो जाएगा, और 60 है तो 110q हो जाएगा, 110q हो गया। इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, 400 में से 390 गया तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/11 आ जाएगी। q की वैल्यू 1/11 आ जाएगी। पुट q इन इक्वेशन किसमें पुट कर दिया जाए भाई, किसे पुट कर दिया जाए, किसी में पुट कर देते हैं, है ना, इसी में पुट कर देते हैं, थर्ड में कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 30p + 44 × 1/11। चेक कर लो भाई, 1/11 हो जाएगा, 1/11। डस्टर छिप जाता है, बुक के नीचे डस्टर हो जाता है। 30p + 44, q के प्लेस पर 1/11 इज इक्वल 10। और ये क्वेश्चन मैंने थर्ड लिखा है, थर्ड इक्वेशन मैंने वैल्यू रख दिया किसकी, q की वैल्यू इसमें रखा है। तो क्या हो जाएगा, 30p प्लस, इसे कैंसिल कर देते हैं, है ना, 11 4 जा, प्लस 4 इज इक्वल 10। और ज़रा चेक कर लो, 30p इज इक्वल क्या हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, 30p इज इक्वल 6 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। और क्या आ जाएगी, p की जो वैल्यू है वो 1/5 आएगी, क्योंकि 6/30p। अब देखो p आया है 1/5 और जो q आया है वो 1/11। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, तो मुझे करना होगा पॉज, क्योंकि आप सिचुएशन देख रहे हैं। p की वैल्यू 1/5 और q की वैल्यू 1/11। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट इट डाउन। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रिड्यूस कर रहा हूँ। तो p की वैल्यू 1/5 है, q की वैल्यू 1/11 है। तो रिमेनिंग पार्ट आप देख रहे हो यहाँ ऊपर, p इज इक्वल 1/5, p इज इक्वल 1/5 है, एंड q जो इज इक्वल है 1/11 आ चुका है। तो p की वैल्यू क्या लेट किया था, 1/x - y। तो 1/x - y
इज इक्वल 1/5 एंड q की वैल्यू 1/x प्लस वाई, तो ये 1/x प्लस वाई इज इक्वल 1/11। ध्यान दो, ये जो वैल्यूज आ चुकी हैं मैंने यहाँ पर 5 और 6 तक बना दिया था। चेक करो 5 और 6 इक्वेशन तक बन गए थे। तो इसे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये 7 और 8 बनाने जा रहा हूँ। बहुत नंबरिंग हो गई 7 और 8। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल 5 हो जाएगा। क्रॉस कर रहा हूँ मैं, x माइनस वाई इज इक्वल 5, ये 7th इक्वेशन है। और चेक करो x प्लस वाई इज इक्वल 11 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल 11, ये 8 इक्वेशन है ना। तो 8 इक्वेशंस बन चुके हैं इस क्वेश्चन में। अब आप देख लो, कुछ भी मल्टीप्लाई करना नहीं है और सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन करो ऑन एडिशन, ऑन एडिशन। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। 2x इज इक्वल आ गया 16, तो क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फर्स्ट 7 और 8 किसी में, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7। चलो 7 कर दिया, 7 में कर दिया तो क्या जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल क्या है, 5 है। तो x की वैल्यू जो आई है वो 8 आई है, देख लो। माइनस वाई इज इक्वल 5 है, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 फ्री कह रहा हूँ, 8 माइनस 5 तो 3 इज इक्वल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो y है वो 3 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ y इज इक्वल 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लास्ट कंक्लूजन तो आपको भी लिखना है, कुछ आपको लिए भी काम दे देता हूँ। आपको लेट करने जो थे, हम लोगों ने जो लेट किया था उसी लेट करने के साथ ही आपको आंसर भी देना है, हैंस करके। हैंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो है वो आ जाएगी क्या, x की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 8 किलोमीटर पर आवर। हैंस लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर है ना। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर भी x इज इक्वल 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y जो आई है वो 3 किलोमीटर पर आई है। यहाँ पर आपकी आ जाएगी इज इक्वल 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, सो प्लीज़ पॉज वीडियो, क्या कहें, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मेन एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं 3.6 एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय।